गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारा जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है बदलती हुई संस्कृति वाला, उसी में हम 8 चैप्टर को आगे कराएंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वह है कोपरनिकसी क्रांति। देखो, ये ईसाइयों की एक धारणा थी कि मनुष्य पापी है। वैज्ञानिकों की पूर्णता अलग दृष्टिकोण से थी से आपत्ति कि यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर समकालीन कोपरनिकस के काम में आया। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। यानी कि यूरोपीय जो ये कहें कि हम पोप के अधिकारी, चर्च के अधिकारी मानो, या चर्च में काम करने वाले जो पादरी थे या पोप थे, उन्होंने एक मान्यता बना रखी है आम लोगों के बीच में कि मनुष्य जो होते हैं, यानी कि ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मनुष्य है जाति है वो पापी है। और इसी के पाप के कारण पृथ्वी के ऊपर इतना अधिक पाप है कि पृथ्वी एक सेंटर में बनी हुई है खगोल में, और उसके चारों तरफ आकाश के अंदर उसके चारों तरफ जो ग्रह हैं कि पृथ्वी के इस पापों के आकर्षण के कारण इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी की इसकी मान्यता थी। ये ईसाइयों की के चर्च के जो पादरी थे उनके मान्यता थी। लेकिन कोपरनिकस ने यह घोषणा की पृथ्वी समेत सारा ग्रह किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जो सेंटर है वो पृथ्वी न होकर सूर्य है। सौरमंडल के परिवार का जो सेंटर है वो कौन है? सूर्य है। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूशनरीज के प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जब वह अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उन्हें यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद, यानी कि आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहानेस कप्लर तथा गैलीली ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर के समाप्त कर दिया। केपलियर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी कि खगोल रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडल के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा एक वर्ताकार गोले में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। खगोलीय गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व में सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान ने के जगत में इस क्रांति में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत अपनी प्रकाशना की ऊंचाई को छू गया। देखो, शुरुआत किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। लेकिन उसको डर लग रहा था कोपरनिकस को कि यूरोप के जो चर्च के धर्मावलंबी हैं वो इस बात का बहुत ज़्यादा घोर विरोध करेंगे। हो सकता है कि उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए उसने अपनी जो पांडुलिपि की थी उसको उसने कभी प्रकाशित नहीं किया, बल्कि अपनी जब वो मृत्यु शैया पे थे, यानी कि उनको लग रहा था कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है, उस समय उसने अपने शिष्य को अपनी वो पांडुलिपि सौंप दी। उसके बाद में जोहानेस केपलर ने जो अपना सबसे पहले अपना खगोल के ऊपर उन्होंने अपना लेख लिखा था, खगोल के ऊपर अपनी जो उन्होंने लिखा था कि किस प्रकार से पृथ्वी एक सौरमंडल का ग्रह है। इसी तरह से गैलीली ने भी अपने लेखों के द्वारा सौर और पृथ्वी के बीच का जो अंतर था उसको ख़त्म कर दिया था। केपलर का जो प्रमुख ग्रंथ था, आपको इन लेखों के जो राइटर के ग्रंथ है उनको जरूर याद करना, बुकों के नाम जो था कॉस्मोग्राफिकल था, द मिस्ट्री यानी कि खगोलीय रहस्य। इसी तरह से कोपरनिकस के अनुसार ही सूर्य केंद्रित है। उसने भी ये बताया था कि जो सौर परिवार का जो मुख्य सदस्य है वो सूर्य है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके ऊपर अपनी चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम करें कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल था, इन्होंने भी इस बात को सिद्ध किया कि किस प्रकार से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सौरमंडल के सदस्य के रूप में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इसी तरह से गैलीलियो ने भी अपना ग्रंथ लिखा था द मोशन। उसने भी पृथ्वी के जो गतिशीलता का सिद्धांत था उससे पुष्टि कर दी थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र न होकर बल्कि पृथ्वी कुछ सौरमंडल का एक सदस्य मात्र है। उसके बाद में देखो ब्रह्मांड का अध्ययन। इसमें क्या था? गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार का
प्रकार चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोग पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज की रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोजों का रास्ता साफ होता चला है। वैसे भौतिकी है, रासायनिक है, शास्त्र है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य भी हुए, तेजी से आगे बढ़े। इतिहासकारों ने मनुष्यों और प्रकृति के ज्ञान के लिए इस घटनाई दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। परिणाम स्वरूप संदेशवादियों ने नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति, ईश्वर का स्थान लेने लगे थे। यहाँ तक कि लोग जिन्होंने ईश्वर के अपने विश्वास को बरकरार रखा था, वे भी दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे, जो भौतिकी दुनिया में जीवन, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे जैसे केपलर है, गैलीलियो है, न्यूटन है, इनके द्वारा ने जिन्होंने जैसे इन्होंने बताया कि किस प्रकार से पृथ्वी एक ब्रह्मांड का एक सदस्य है, ठीक है, दूसरे ग्रह की तरह ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इस बात के लेकर यहाँ तक कि उन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे थे जो कि नास्तिक बन गए थे, जिन्होंने ईश्वर और चर्च पर से अपनी आस्था को उठना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार से कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो कि ईश्वर को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी उस ईश्वर को मानते थे जो कि पूरी प्रकृति को एक तरह से नियंत्रण में कर रहा था, न कि मात्र चर्च के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी के ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन करना शुरू कर दिया, जो कि एक सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, अगला देखो, 14वीं सदी के अन्य यूरोप में पुनर्जागरण का हुआ। किस प्रकार से? देखो, मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। लोगों का शिक्षित होना, नए विचारों का सामने आना, लोगों का प्रकृति के साथ में जुड़ना, लोगों का ये कहें कि यूरोपीय जो चर्च है या यूरोपीय जो धार्मिक रूढ़िवादिता है उसमें अंधविश्वास करना या उससे दूर हटना, यहाँ तक कि लोगों का अपने नए विचारों का विकास करना, मानवता के लिए आवाज़ उठाना, समाज के अंदर मनुष्य मात्र के लिए सोचना, ये सारी चीज़ें पुनर्जागरण काल में आती हैं। हम अब पुनर्जागरण के अवधारणा पर पुनर्विचार करें। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ, यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल 20वीं या 13वीं शताब्दी के अंधकार का समय था? इंग्लैंड के पीटर ब्रक जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि ब्रकहार्ट के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। ब्रकहार्ट इस काल और इससे पहले के काल के फ्रैंकों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने से उन्हें पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में अंतर्निहित की यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं पूर्व ईसाई विश्व का दृष्टिकोण का विचार प्रसार किया। दोनों ही तर्कों अतिशयोक्ति थे। पिछले शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृति से परिचित थे और लोगों को जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण समझा रहे थे, जबकि आने वाली 20वीं सदी के जो लोग थे वो जीवन की पुनर्जागरण में गतिशीलता, कलात्मकता, सृजनशीलता का कला और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण है। इटली के में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए गए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्य और कलात्मक रचनाओं का भी विकास हुआ। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लास की सभ्यता की केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार से इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभरे, लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबंध हो चुका था। नौसंचालन की नई तकनीकी ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूरदराज के क्षेत्रों की जल यात्राओं को संभव बनाया। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि
व्यापार और कार्य कुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमन वासियों से सीखा, बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत से लंबे समय तक इन ऋणों का स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, तब इतिहासकारों ने इसके यूरोपीय केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा था। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, उनमें से धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। यानी कि जैसे जैसे हमें कि पुनर्जागरण काल चला, पुनर्जागरण काल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि जनता के, आम लोगों के बारे में सोचते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चर्च के चारों तरफ ही घूमना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें दो तरह की अवधारणाएं बनी, एक निजी और दूसरी कौन सी थी? सार्वजनिक। सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्यक्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था। जो निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का ही निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य ही था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति भी था। एक कलाकार किसी संज्ञा गिल्ड का सदस्य ही नहीं होता था, बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी के व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया, इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप में विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिन भाषा ईसाई धर्म द्वारा जुड़े यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव के कारण समान भाषा का होना भी था। तो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया बेटा। इस चैप्टर के साथ में आप अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया ये पूरे यूरोपीय क्रांति के ऊपर जुड़ा हुआ है। यूरोपीय जितने भी थे तो उनके ऊपर जुड़ा हुआ, तो आप इसको अच्छे से इसको पूरा करना। वास्तुकला क्या थी, महिलाओं की कैसी स्थिति थी, प्रथम मुद्रित पुस्तकें क्यों थी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि 1488 में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी वो इटली से हुई थी। ठीक है, और जो पहले छपने वाली किताब थी उसका नाम बाइबिल था। ठीक इसी तरह से सबसे पहले मुद्रण का आविष्कार भी कहाँ से हुआ? इटली से हुआ, यूरोपीय कंट्री में। दुनिया में नहीं, दुनिया में पहले जो छुपाई की शुरुआत हुई थी वो चाइना में हुई थी। ठीक है, मुनेसियों की नई संकल्पना किस प्रकार थी, पुनर्जागरण किसे कहता था, महिलाओं की क्या आकांक्षाएं थी, किस प्रकार से महिलाएं अपने काम के लिए, अपने यानी कि ये कहें कि उन्होंने अपने परिवार, अपने देश के लिए अपना काम किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको किस प्रकार के वैवाहिक उनको अधिकार दिए गए थे, विवाह से संबंधित उनके अधिकार थे। तो ये सारा आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन करना। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है 2 वीडियो के अंदर। तो अपने शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूरे करें। और जो ये इसमें दे रखी है आपकी ये वाली टेबल कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें शताब्दियाँ दे रखी है, डेट सन वाइज, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट सन होती हैं। तो इनके ऊपर अपने क्वेश्चन ज़रूर बनाए, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपके आने वाले टाइम में भी बहुत काम आने वाले हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।